नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय जिले में जिस रफ्तार से कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवाल ने संचारबंदी के नियमों को और अधिक कड़ा करने का निर्णय लिया है। साथ ही कहा है कि कोविड संक्रमण के हालात को नियंत्रित करने हेतु प्रशासन द्वारा अब रविवार 9 मई से आगामी शनिवार 15 मई की रात 12 बजे तक संचारबंदी का पूरी कड़ाई के साथ पालन करवाया जाएगा। इसके तहत रविवार 9 मई की दोपहर 12 बजे से बेहद कड़े प्रतिबंधात्मक नियम लागू किए जाएंगे। इस हेतु जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा एक नई अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि आगामी 15 मई तक सभी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें भी बंद रहेंगी। इस दौरान रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक किराना, दूध, फल, सब्जी व बेकरी पदार्थ, अंडे, मांस, मटन जैसे जीवनावश्यक व खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। इसी तरह बियर बार व वाइन शॉप से भी सुबह 7 से 11 बजे तक 4 घंटों के दौरान शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति रहेगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट व शिव भोजन थाली की पार्सल सेवा सुविधा सुबह 11 से शाम 7 बजे तक शुरू रहेगी। इस अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इन स्थानों पर जाकर खुद खरीदारी नहीं कर सकेगा और किसी को भी इन आस्थापनाओं के जरिए सीधे पार्सल उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा, बल्कि सभी आस्थापनाओं को होम डिलीवरी ही देनी होगी। यदि इस नियम का उल्लंघन होता है तो आस्थापना धारक एवं ग्राहक के खिलाफ कड़ी दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थिती अमरावती जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये वाढता कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढता आणि जे इकडे पॉझिटिव्हिटीच्या सडन राईज आहेत ते लक्षात घेता आपण जिल्ह्यामध्ये अजून कडक संचारबंदीचा निर्णय आपण घेतलेले आहे। त्याच्यामध्ये माननीय पालकमंत्री महोदय सर्व लोकप्रतिनिधींची चर्चा करून आणि आपलं जे आरोग्य यंत्रणा आहे त्याच्यावरती वाढता ताण पाहून संडे दुपारी 12च्या नंतर जे काय ग्रोसरी शॉप्स आहेत, जे काय मेडिकल, जे काय जे आपले कृषीचे शॉप्स आहेत, त्या सगळ्यांना आपण लोकांना प्रत्यक्ष मूवमेंट ना करता त्याचा ऑनलाईन सुविधा हे वापर करावा असा आपण आदेश काढतो आहे। लग्न समारंभामध्ये सुद्धा कोणत्याही प्रकारचा टेंट किंवा बँड बाजा सगळे अलाउड नाही राहणार आहे। फक्त 10 लोकांमध्ये घरगुती लग्नाचाच कार्यक्रम करावा आणि अजून जे अननेसेसरी लोक फिरणार आहेत त्या सगळ्यावरती आता रविवारीपासून आपण अजून कठोर निर्बंध आपण लावतो आहे। या सगळ्याचा उद्देश एवढाच आहे की आता जी आपली स्थिती आहे त्याच्यामध्ये जे पॉझिटिव्हिटी वाढ झालेली आहे आणि जे स्पेसिफिक ग्रामीण क्षेत्रामध्ये वाढते आहे त्याबद्दल लोकांना अजून अवेअर व्हावा, त्रिसूत्री मास्क, डिस्टन्सिंगचं सख्तपणे पालन करावा आणि हे जो वेव्ह सगळे चालू आहे त्याला कोणतेही नागरिकांनी लाईटली न घेता त्याचा आपापले कुटुंबाचा, आपापले समाजाचा, परिवाराचा त्यांनी याच्यापासून रक्षण करावं। सगळ्यामध्ये काय सुरू राहणार आणि काय बंद राहणार? त्याच्यामध्ये जे मेडिकल शॉप्स आहेत दॅट दे विल बी अलाउड, ते अलाउड राहणार आहेत प्रत्यक्षपणे उघडायला, पण त्याशिवाय जे ग्रोसरी आहेत किंवा काही शेतीविषयक गोष्टी आहेत त्या सगळ्या त्यांनी घरपोच किंवा ऑनलाईनमध्येच स्थानिक स्वसंस्थांची परवानगी घेऊन तेवढाच त्यांना करावा। मी परत सांगतो, सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा कमतरता किंवा ह्याचा होणार नाही। त्यामुळे सर्व गोष्टी भेटतील, पण आपण फक्त अननेसेसरी आपले घराबाहेर पडू नये आणि आपण आपले आणि आपल्या कुटुंबाचा आपण एक रक्षण करा। त्याच्यामध्ये आपण सक्त कारवाईमुळे आपण चलान पण करणार आहेत आणि काही ठिकाणी लागल्यास तर आपण ती गाडी पण सीज करणार आहे। त्याच्याकडे ते ई पास असावा किंवा काय सक्षम गोष्टीचा, फॉर एग्जाम्पल दे आर यूजिंग फॉर ॲम्ब्युलन्सेस और मेडिकल, देन इज डिफरंट इश्यू, पण अदरवाइज अननेसेसरी मूवमेंट फ्रॉम वन तालुका टू अनदर तालुका, एक सिटी में दूसरी सिटी ते अलाउड रहणार नाही आणि हे आपण 15 तारीखपर्यंत हे सब निर्बंध लागू राहतील याचा काटेकोरपणे लोकांनी पालन करावा। आणि आम्ही काय टोल फ्री नंबर पण देणार आहेत, काय कोणाचा अडचण असल्यास तर त्या नंबरवरती त्यांनी संपर्क करा। कोणते शासकीय कार्यालय सुरू राहणार? शासकीय कार्यालयामध्ये जे अति आवश्यक सेवामध्ये जे लोक काम देते आहेत, पोलीस प्रशासन, महसूल प्रशासन, आरोग्य प्रशासन, महानगरपालिका किंवा कशी जे अति आवश्यक सेवेमध्ये आहेत तर सुरू राहतील। बाकी दुय्यम निबंधक कार्यालय किंवा जे इतर कार्यालय आहेत ते सगळं प्रत्यक्ष लोकांसाठी बंद राहणार आहेत। त्याच्यामध्ये ऑनलाईन
विभाग प्रमुख आपले कर्मचारी संपर्क करू शकतात, काय असेल ते सांगू शकतात. त्यांनी सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे अन्यथा लोकांनी पुढील आठवड्यामध्ये या कार्यालयाकडे सुद्धा जाण्याचं टाळावं. इस अधिसूचना के मुताबिक आगामी 15 मई तक सभी फसल मंडी, भाजी बाजार व साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे और यहां पर किसी भी तरह की खरीदी बिक्री का कोई व्यवहार नहीं होगा. इसके अलावा जिले में सभी कृषि सेवा केंद्र भी आगामी 15 मई तक पूरा समय बंद रहेंगे. हालांकि वे किसानों को खाद, बीज व कीटनाशक सहित कृषि साहित्यों की घर पहुंच सेवा दे सकेंगे. आगामी 15 मई तक किसी भी व्यक्ति को बेहद अत्यावश्यक व स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के अलावा अपने घरों से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है और बिना वजह बाहर घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी सहायता व सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सभी मेडिकल स्टोर, दवाखाने व अस्पतालों को पूरा समय खुले रहने की अनुमति होगी. साथ ही 15 मई तक लोग बाग अपने घरों में बेहद सादे व सामान्य ढंग से बैंड बाजा व बारात के बिना केवल 15 लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह आयोजित कर सकेंगे और विवाह समारोह 2 घंटे से अधिक नहीं चलना चाहिए, इसका उन्हें ध्यान रखना होगा. इस दौरान मंगल कार्यालय, मैरिज हॉल, सार्वजनिक व निजी क्रीडांगन, उद्यान, बगीचे, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा व प्रशिक्षण संस्था व निजी ट्यूशन एवं कोचिंग क्लासेस पूरी तरह से बंद रहेंगे. साथ ही चश्मे की दुकानें भी बंद रहेंगी. लेकिन आपात स्थिति में नेत्र विशेषज्ञों द्वारा अपने दवाखाने या अस्पताल से संलग्नित चश्मा दुकान से संबंधित मरीजों को चश्मा उपलब्ध कराया जा सकेगा. इस दौरान पुलिस व स्वास्थ्य जैसे अत्यावश्यक सेवा वाले सरकारी महकमों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय व आस्थापना 15 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगे और यदि इन कार्यालयों को अपना कामकाज शुरू रखना है तो वो ऑनलाइन पद्धति से काम कर सकेंगे. वहीं सभी बैंक, पत संस्था व पोस्ट ऑफिस भी सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ग्राहकों के अत्यावश्यक कामों के लिए शुरू रहेंगे. साथ ही ग्राहकों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करानी होगी. इस दौरान सभी सरकारी सेवा केंद्र व सेतु केंद्र भी बंद रखे जाएंगे और 15 मई तक दस्त पंजीयन का काम भी बंद रहेगा. उल्लेखनीय है कि इन दिनों अमरावती शहर से जिले में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और रोजाना पहले की तुलना में कहीं अधिक संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं. इसमें ग्रामीण क्षेत्र से पाए जाने वाले मरीजों का अनुपात 70% के आसपास है. ऐसे में प्रशासन द्वारा समूचे जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों व संचारबंदी को बेहद कड़ाई के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है. जिलाधीश नवाल के मुताबिक इन दिनों ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोविड संक्रमण की वजह से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब चरमराने लगी है. ऐसे में हालात को नियंत्रित करना बेहद जरूरी हो चला है. इस हेतु संचारबंदी व प्रतिबंधात्मक नियमों को और अधिक कड़ा करना बेहद जरूरी है. साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि प्रशासन की ओर से नियमों के उल्लंघन पर की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही कोविड संक्रमण से बचे रहने हेतु हर किसी ने अपने अपने घरों पर ही रहना चाहिए और बिना वजह बाहर नहीं निकलना चाहिए. इस समय कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए यद्यपि पूरे शहर में संचारबंदी लागू है और केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक 4 घंटे के दौरान खुले रहने की छूट दी गई है, लेकिन पाया जा रहा है कि जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य कई वस्तुओं व सेवाओं की दुकानें भी संचारबंदी काल के दौरान चोरी छिपे ढंग से खुल रही हैं और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हुए अधिकांश लोग अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं. यही वजह है कि संचारबंदी काल के दौरान भी शहर की सड़कों एवं व्यापारिक क्षेत्रों में लोगों की काफी भीड़भाड़ रोजाना दिखाई देती है. वहीं दूसरी ओर ऐसी ही भीड़भाड़ की वजह से इन दिनों शहर से जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है. इस बात के मद्देनजर अब शहर पुलिस ने शहर के व्यापारिक इलाकों में चोरी छिपे ढंग से खुलने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों व संचारबंदी के दौरान बिना वजह शहर की सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी भूमिका अख्तियार करते हुए उन पर दंडात्मक कार्रवाई करनी शुरू की है. जिन प्रतिष्ठानों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उनकी खोज करने के साथ ही संबंधित दुकानदारों तथा वहां पर खरीदारी हेतु आने वाले ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत शुक्रवार को शहर के कई प्रमुख इलाकों में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से गहमागहमी देखी गई. अमरावती शहर में संचारबंदी लागू करते समय शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शहर के 45 स्थानों पर फिक्स पॉइंट ड्यूटी लगाए जाने के साथ ही वहां पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्त करने की बात कही गई थी. साथ ही साथ शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स पर भी नाकाबंदी किए जाने की घोषणा की गई थी. लेकिन यदि इस समय पूरे शहर का दौरा किया जाए तो कहीं पर भी किसी भी तरह की फिक्स पॉइंट ड्यूटी या नाकाबंदी दिखाई नहीं देती. कहने के लिए रोजाना सुबह शाम राजकमल चौक व जयस्तंभ चौक सहित शहर के इरविन चौराहे के आसपास शहर एवं यातायात पुलिस सिपाहियों को कुछ समय के लिए तैनात देखा जाता है. लेकिन इसके अलावा शहर के किसी भी अन्य इलाके में पुलिस का कोई बंदोबस्त नहीं है. ऐसे में लगभग सभी इलाकों में लोग बाग संचारबंदी के दौरान बेरोक टोक बड़े धड़ल्ले के साथ घूमते नजर आते हैं. अतः पहले से ही सन्नाटे का सामना कर रहे व्यापारिक क्षेत्रों के साथ साथ शहर पुलिस को शहर के अन्य इलाकों की ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि कोविड संक्रमण के खतरे और संचारबंदी के बीच लोगों की बिना वजह आवाजाही को रोका जा सके.
लगभग इसी तरह के हालात शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर पड़ोसी जिले एवं पड़ोसी राज्य से सटी सीमाओं पर लोगों की आवाजाही पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र में लोग बाग बेखटके एक तहसील से दूसरे तहसील तथा एक जिले से दूसरे जिले में आना जाना कर रहे हैं। साथ ही बाहरी जिलों एवं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के लोग बाग भी अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े धड़ल्ले के साथ आना जाना करते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा भी जिले के सभी एंट्री पॉइंट पर चेक पॉइंट ड्यूटी लगाए जाने का दावा किया गया था, किंतु हकीकत यह है कि सभी एंट्री पॉइंट पर केवल पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग ही लगाई गई है और वहां पर बाहर से आने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने हेतु कोई भी पुलिस अथवा राजस्व महकमे का अधिकारी उपस्थित नहीं होता। ऐसे में इस बात की भी जांच नहीं हो पाती कि बाहर से आने वाले वाहनों के पास ई पास उपलब्ध है अथवा नहीं। बाहरी जिलों सहित मध्य प्रदेश से आने वाले वाहन बिना किसी रोक टोक के अमरावती जिले एवं शहर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। इससे पहले अमरावती शहर सहित जिले के कुछ निजी कोविड अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केंद्र के तौर पर काम करने की मान्यता देने के साथ ही इन टीकाकरण केंद्रों पर सरकार द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के डोज उपलब्ध कराए जाते थे और निजी टीकाकरण केंद्रों द्वारा अपने यहाँ आने वाले लाभार्थियों से नाम मात्र 250 रुपए का शुल्क लेकर उन्हें कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया जाता था। लेकिन अब सरकार द्वारा निजी टीकाकरण केंद्रों को कोविड वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, बल्कि उन्हें सीधे वैक्सीन उत्पादक कंपनी से वैक्सीन के डोज खरीदने हेतु कहा गया है। जिसके बाद शहर के कई अस्पतालों द्वारा पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन के लिए संपर्क किया गया, लेकिन कंपनी की ओर से उन्हें फिलहाल 4 महीने की वेटिंग जारी रहने की बात कही गई। ऐसे में निजी टीकाकरण केंद्रों पर अगले 4 माह तक कोविड वैक्सीनेशन का काम बंद रहेगा। इस समय अमरावती शहर सहित जिले में 18 से 45 वर्ष आयु वाले लाभार्थियों के टीकाकरण का काम शुरू किया गया है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा पहले समूचे जिले में केवल 5 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। वहीं अब टीकाकरण केंद्रों की संख्या को बढ़ाया गया है, लेकिन अब भी एक तहसील के लाभार्थियों को अग्रिम पंजीयन के समय किसी अन्य तहसील के टीकाकरण केंद्र का एलोकेशन मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा अब इस बात को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस तहसील का निवासी है उसे उसी तहसील अंतर्गत टीकाकरण केंद्र पर कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का डोज उपलब्ध हो सके। इस हेतु कोविन ऐप में तमाम आवश्यक अपडेशन किए जा रहे हैं। कामकाज वाले स्थान पर महिला कर्मचारियों के साथ होने वाली लैंगिक प्रताड़ना को रोकने हेतु उन्हें संरक्षण देने और लैंगिक अत्याचार से संबंधित मिलने वाली शिकायतों का निवारण करने हेतु उपलब्ध कानूनों का कड़ाई के साथ पालन करना अनिवार्य है। इस हेतु सरकारी नियमों के अनुसार सभी सरकारी व निजी आस्थापनाओं में महिला शिकायत निवारण समिति स्थापित की जानी चाहिए। इस आशय के निर्देश राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा जारी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि आस्थापनाओं द्वारा महिला शिकायत निवारण समिति का गठन नहीं किया जाता है तो संबंधितों के खिलाफ 50,000 रुपए का दंड लगाया जाएगा। स्थानीय महानगर पालिका द्वारा आगामी दिनों में राजकमल चौक के निकट नेहरू मैदान स्थित टाउन हॉल के स्थान पर विशाल मल्टीप्लेक्स बनाया जा सकता है। इस मल्टीप्लेक्स में टाउन हॉल की तरह प्रेक्षागृह के साथ ही शॉपिंग सेंटर, मॉल व मनपा के कार्यालयीन उपयोग हेतु जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का चयन किए जाने को लेकर स्थायी समिति द्वारा गुरुवार को मंजूरी प्रदान की गई है। इस समय कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए संचारबंदी लागू करने के साथ ही जिलाधीश कार्यालय द्वारा जिलाबंदी का भी आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अंतर जिला व अंतर राज्यीय यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि कुछ बेहद आवश्यक व आपात स्थिति रहने पर ऐसी यात्रा हेतु पुलिस महकमे के जरिए ई पास जारी की जा रही है। इस हेतु मिलने वाले आवेदनों की पुलिस विभाग द्वारा बेहद कड़ाई के साथ जाँच पड़ताल की जाती है और यदि यात्रा की वजह अनिवार्य व आवश्यक नहीं पाई गई तो आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। पता चला है कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान विगत फरवरी माह से अब तक लॉकडाउन के बीच शहर पुलिस आयुक्तालय को ई पास के लिए कुल 4,397 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी पड़ताल करने पर 3,360 आवेदनों को पुलिस महकमे द्वारा खारिज कर दिया गया। वहीं घर में किसी की शादी, बीमारी या मौत सहित स्वास्थ्य संबंधी वजहों को देखते हुए 1,037 आवेदकों को ई पास जारी किए और 95 आवेदन अब भी विचाराधीन रखे गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जितनी संख्या में लोगों ने ई पास के लिए आवेदन किया था उसमें से केवल 1/4 आवेदनों को ही ई पास जारी करते हुए यात्रा की अनुमति दी गई है। जिले में लगातार तीसरे दिन रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या 1,000 से अधिक रही और शुक्रवार को 1,126 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या अब 73,008 पर जा पहुंची है। ऐसे में कोविड संक्रमण की लगातार बढ़ती रफ्तार और संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर जिले में हालात काफी विस्फोटक कहे जा सकते हैं, जिसके मद्देनजर अब प्रशासन द्वारा हालात को संभालने हेतु कड़े प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 11 स्थानीय
और 2 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1080 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1228 पर जा पहुंचा है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 5 व ग्रामीण क्षेत्र के 6 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा शुक्रवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 826 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 61,967 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9,961 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,819 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 7,142 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 2,160 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 2,219 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5,822 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। यहाँ चिंताजनक बात यह है कि इससे पहले मरीजों की संख्या 2 गुनी होने में 144 दिनों का समय लग रहा था। वहीं अब डबलिंग रेट घटकर 66 दिनों पर आ गया है। जिले में जहां एक ओर कोविड महामारी का संक्रमण बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, वहीं दूसरी ओर टेस्टिंग का प्रमाण कम हो गया है। लेकिन इस समय रोजाना जितने मरीजों की कोविड टेस्ट की जा रही है, उसमें से पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों का प्रमाण लगातार बढ़ रहा है। साथ ही विगत 10 दिनों से पॉजिटिविटी रेट का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय रोजाना की जाने वाली टेस्टिंग में से औसतन 26% टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। वहीं बुधवार 5 मई को 32% पॉजिटिविटी रेट रहा। इस समय अमरावती जिले में कोविड संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त तक 73,000 से अधिक कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। साथ ही 1,000 से अधिक संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इस बढ़ते संक्रमण से अपना और अपने परिवार का बचाव करने हेतु मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना बेहद जरूरी है, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा विगत 1 वर्ष से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इन निर्देशों की काफी बड़े पैमाने पर अनदेखी हो रही है। वहीं अब विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सलाह दी है कि चूंकि अब जिले में कोविड वायरस का डबल म्यूटेंट वेरिएंट वाला नया स्वरूप पाया गया है, जिसकी संक्रमण क्षमता अधिक है, ऐसे में इससे बचने हेतु अब डबल मास्क पहनना बेहद जरूरी हो चला है। इस समय शहर से जिले में जिस रफ्तार से कोविड संक्रमण फैल रहा है, उसे देखते हुए भीड़भाड़ को टालने के उद्देश्य से जिलाधीश कार्यालय के सभी मुख्य प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया है। साथ ही कार्यालय परिसर में भी जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं इन दिनों जिलाधीश कार्यालय परिसर में आने जाने हेतु बचत भवन के पास स्थित रास्ते को प्रयोग में लाया जा रहा है। महानगर पालिका मध्यवर्ती बस स्थानक तथा फसल मंडी जैसे परिसरों में तैनात सुरक्षा कर्मियों का यहां आने जाने वाले लोगों के साथ सीधा संबंध आता है, किंतु अपने कार्यस्थल पर दूसरों की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा रक्षक खुद अपनी सुरक्षा को लेकर काफी हद तक उदासीन नजर आते हैं और पूरा समय बिना मास्क लगाए ही घूमते रहते हैं। ऐसे में इन सुरक्षा रक्षकों के कोविड संक्रमण की चपेट में आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अस्पतालों में लगने वाली आग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए फायर बीट लगाना अनिवार्य किया जाए। ऐसा नियम रहने के बावजूद शहर के 70% अस्पतालों में फायर व्यवस्था का प्रावधान नहीं होने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। हाल ही में किए गए फायर ऑडिट में इस बात का खुलासा हुआ है। विगत दिनों भंडारा व विरार के अस्पतालों में लगी आग में कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने नींद से जाकर तत्काल फायर ऑडिट करवाना शुरू किया। अमरावती शहर में सरकारी व निजी मिलाकर कुल 42 बड़े अस्पताल हैं। उनका हाल ही में ऑडिट पूरा हुआ और सबसे ज्यादा मरीज संख्या रहने वाले जिला अस्पताल व पीडीएमसी अस्पताल में फायर से संबंधित पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने की बात सामने आई है। जिले में इस समय कोविड संक्रमण का खतरा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और कई मरीजों को समय पर बेड उपलब्ध नहीं होने से उन्हें इलाज मिलने में देरी हो रही है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस विपदा से निपटने के लिए अब प्रत्येक तहसील में 100 बेड का कोविड अस्पताल शुरू करने का निर्णय जिला प्रशासन की ओर से लिए जाने की जानकारी स्वास्थ्य महकमे द्वारा दी गई है और इस फैसले पर आगामी 2 से 3 सप्ताह के भीतर चरणबद्ध ढंग से अमल किया जाएगा। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा गया कि कोविड महामारी के दौरान जिन बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है, ऐसे बच्चों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाए जाएं। साथ ही इन बच्चों के भरण पोषण के संदर्भ में भी आवश्यक नियोजन किया जाए। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव विभागीय सहकार निबंधक कार्यालय द्वारा घोषित किए गए। साथ ही पुणे स्थित राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने भी नियोजित समय पर ही अमरावती जिला बैंक के चुनाव कराने पर अपनी मुहर लगाई है। लेकिन इस बैंक की चुनावी प्रक्रिया में कई बाधाएं आज भी कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोविड संक्रमण काल के दौर में भी जिला बैंक के चुनाव आगामी जुलाई माह के मध्य में होंगे, यह तय है। लेकिन इस प्रक्रिया में नई बाधा यह है कि सेवा सहकारी सोसाइटी से मतदान के लिए नियुक्त एक सदस्य की नियुक्ति कैसे की जाए। अमरावती जिले में कुल 613
सेवा सहकारी सोसाइटियां हैं और हर सेवा सहकारी सोसाइटी की कार्यकारिणी में 13 सदस्य होते हैं। इन्हीं 13 सदस्यों द्वारा एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है, जिसे जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव में मतदान का अधिकार रहता है। लेकिन नए नियम के अनुसार जिस सेवा सहकारी सोसाइटी की कर्ज वसूली 100% हुई है, उसी सोसाइटी के 13 सदस्य अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं और 100% से कम वसूली रहने वाली सोसाइटी में नियम के अनुसार गाँव के सभी लोगों की राय लेकर आम सभा के जरिए एक प्रतिनिधि जिला बैंक पर मतदान के लिए नियुक्त करना जरूरी होता है। वर्तमान में अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का कहर काफी गंभीर बन चुका है और ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर गांव कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं। वहीं जिले की 613 सेवा सहकारी सोसाइटी में से 90% सोसाइटियां ऐसी हैं जिनकी कर्ज वसूली 100% नहीं हुई है। ऐसे में इन सोसाइटियों को अगर अपना प्रतिनिधि जिला बैंक के चुनाव में मतदान के लिए नियुक्त करना है तो उन्हें गाँव वासियों को आमंत्रित कर आम सभा लेनी होगी और ऐसा करना फिलहाल लॉकडाउन में विशेषकर कंटेनमेंट जोन में असंभव है। इस कारण जिला मध्यवर्ती बैंक के घोषित चुनाव में सेवा सहकारी सोसाइटी से प्रतिनिधि नियुक्त करने की प्रक्रिया में काफी बाधाएं देखी जा रही हैं। जैसे जैसे खरीफ का मौसम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजार समिति में कृषि उपज की आवक बढ़ रही है, किंतु दाम गिर जाने की वजह से किसानों ने अनाज की बिक्री को रोक दिया है। अमरावती बाजार समिति में अधिकांश जगह से खेती माल बिक्री के लिए आता है और विगत 15 दिनों में कृषि माल के दामों ने उच्चांक भी हासिल किया। ऐसे में खरीफ मौसम के लिए आरक्षित रखा गया कृषि उपज किसानों ने बिक्री के लिए लाना शुरू किया और आवक बढ़ने के साथ ही दामों में काफी हद तक कमी आई, जिससे आवक भी घट गई। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत पिंपलखुटा में गत रोज दोपहर 4:30 बजे के आसपास एक अज्ञात 4 व्हीलर वाहन द्वारा दुपहिया को जबरदस्त टक्कर मारने से दुपहिया पर सवार उमेश चिंतामन वाखड़े व अतुल रामकृष्ण मेश्राम इन 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद अज्ञात 4 व्हीलर वाहन का चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। स्थानीय गाड़गनगर परिसर स्थित डॉक्टर सोनोने के अस्पताल में भर्ती रहने वाले मरीज का बिल 70,000 रुपये निकालने पर डॉक्टर एवं मरीजों के रिश्तेदारों के बीच वाद विवाद हुआ और पश्चात यह झगड़ा पुलिस थाने में भी पहुंचा। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पता चला है कि वाशिम जिले के कारंजा लाड़ तहसील के अम्बोड गाँव निवासी रामदास साइडे नामक मरीज के इलाज के बिल को लेकर यह झगड़ा हुआ था। गाड़गनगर पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। आसेगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शेंदुरजना में कार्यरत पुलिसकर्मी विक्रम सिंह रघुवंशी को एसीबी की टीम द्वारा 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। वाशिम जिले के मंगरूलपीर में रहने वाली शिकायतकर्ता महिला व उसके पति के खिलाफ 24 जनवरी को विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में जमानत दिलवाने के लिए पुलिस नायक विक्रम सिंह रघुवंशी ने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद इस महिला ने एसीबी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और मामले की जाँच पड़ताल करने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर इस पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।